तो चलिए, जितने भी सारे लोग हैं सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है सभी को। जय जोहार, जय झारखंड। साथियों, आज हम बहुत ही शानदार तरीके से आगाज करेंगे और जो कल नहीं हो पाया वो आज करेंगे। बड़ा मजेदार तरीके से धमाकेदार सेशन आप सभी के बीच में लेकर के आ गए हैं। सेशन का नाम क्या है सर? तो हम लोग जनजातियों का परिचय देख रहे थे कि झारखंड में जो प्रमुख जनजातियां हैं ना, उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ते आ रहे थे और एक करके सभी चीजें हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं। भाई साहब, आज ये चौथा क्रम है। हमने 3 जनजाति को पढ़ लिए हैं, बहुत ही बारीकी से डिटेल से पढ़ लिए हैं। यानी कि सर यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्लियर हो जाएगा कि नहीं? भाई साहब 101% क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई झमेला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सर क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आप नहीं देखे हैं तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए और देख लीजिए। 2 गुना स्पीड करके देख लीजिएगा, 1.5 गुना स्पीड करके देख लीजिएगा, सारा चीज आपका दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद तो कोई परेशानी ही नहीं है। चलिए सर, आज के इस सेशन को हम आगाज कर देंगे, बड़े ही शानदार तरीके से आगाज करेंगे। बिल्कुल सर, चलिए क्या है सर? आज हम जो जानने वाले हैं ना, वो हो जनजाति के बारे में जानने वाले हैं। किसके बारे में सर? हो जनजाति के बारे में जानने वाले हैं। और हो जनजाति का भी इंपॉर्टेंस आप देखेंगे ना, इसका राजनीतिक व्यवस्था, इसका सामाजिक व्यवस्था, इसका रहन सहन, इसका खान पान किस प्रकार का है, इनका व्यवस्था पूरा किस प्रकार से है, भाषा क्या है, यानी कि A to Z हम देख लेने वाले हैं भैया। चलिए शुरू करते हैं हो जनजाति से। भाई साहब, आपको पता होना चाहिए कि हो जनजाति जो है ना, वो यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड का 4थे नंबर पर आता है। कितने नंबर पर सर? 4थे नंबर पर। सर इससे पहले 3 को और तो बता दीजिए। भैया हम बता दिए हैं, लेकिन फिर हम बता दे रहे हैं। पहले नंबर पर संथाल आ जाएंगे, बिल्कुल सर आ जाएंगे। दूसरे पर उराव आ जाएंगे और तीसरे पर मुंडा आएंगे और चौथे पर क्या आएंगे? हो जनजाति आते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। यानी कि झारखंड का सर 4था नंबर में आएगा। बिल्कुल सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही याद रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से हो जनजाति क्या है? 4थे सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है सर? 4थी सबसे बड़ी जनजाति है। क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल सर। अच्छा, किस श्रेणी में आएगा सर? तो आपको याद रखना है प्रोटोस्ट्रोलॉइड श्रेणी में। अच्छा सर, ये याद कैसे रखेंगे कि प्रोटोस्ट्रोलॉइड में कौन आएगा, कौन दूसरे में आएगा? भैया हमने एक सेशन कर दिया है, ट्रिकी वे में कर दिया है, शॉर्ट वीडियो के सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के देख लीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा, ट्रिक से याद हो जाएगा। हमने प्रोटोस्ट्रोलॉइड यहां पे इसीलिए कहा क्योंकि हो जनजाति है और हो जनजाति जो है प्रोटोस्ट्रोलॉइड श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल सर, यहां से 2-3 चीजें क्लियर हुआ। आगे बताइए सर, इनकी जो भाषा है ना, ये हो है। क्या है सर? भाषा भी हो है, जनजाति भी हो है। बिल्कुल सर, भाषा और जनजाति मिलता जुलता रहेगा, हमने बताया है। संथाली जनजाति का भी हमने क्या देखा? संथाली भाषा देखा। भैया क्लियर हो गया कि नहीं? भाई साहब क्लियर है। हो जनजाति का भी क्या होगा सर? हो भाषा होगा। क्या हो भाषा होगा। लेकिन लिपि का नाम आपको इंपॉर्टेंट रखना है। क्या सर? लिपि का नाम क्या हो जाएगा? तो भाई साहब आपको याद रखना है कि वारांग छिति होगा। क्या होगा? वारांग छिति होगा। किसका सर? हो का क्या होगा? वारांग छिति। यानी कि आप कैसे याद रखिएगा सर? वारांग छिपी, हो वारांग, वारांग छिति। छिति यानी कि क्या है? छिति यानी बीती। हो बीत, माने बीत गया, उसी को क्या कहते हैं? हो गया। क्या कहते हैं? छिति को आप बीती से याद रखिए कि भैया बीत गई यानी कि हो गई, उसी को कहते हैं कि हो गई। क्या तो बेटा हुआ? क्या तो बेटा हो गई है? कहते हैं कि नहीं? अरे भाई याद करने के लिए बता रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। हो गई क्या कहते हैं? बेटा हुआ जी, बेटा हो गया। अरे भाई सदिये नहीं हुआ तो बेटा कहां से होगा? तो ये भी बात है, लेकिन हम याद करा रहे हैं कि बीती यानी बीती किसको कहते हैं? जो बीत गया यानी कि हो गया। तो बीत गया यानी कि हो गया। वारांग छिति यानी कि बीती और हो गया। हो जनजाति के लिए कोई दिक्कत हुआ जी? नहीं होगा सर। आगे इसका जो निवास स्थान होता है ना, वो कहाँ है सर? पूर्वी सिंहभूम में या तो पश्चिमी सिंहभूम में या तो सरायकेला खरसावां। सर ये तीनों जिला में है क्या? बिल्कुल सर। हो जनजाति का सबसे ज्यादा केंद्रन कहाँ है? तो भाई साहब पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला। सर कहाँ आएगा? तो आपको पता है कि झारखंड का मैप यदि आप देखेंगे तो भैया हम झारखंड का मैप देख लें क्या?
बिल्कुल सर, आप देख लीजिए झारखंड का मैप, और यहाँ पे जो है ना, यही हमारा क्या आता है, ये हमारा आएगा पूर्वी सिंहभूम, यहाँ सरायकेला है, और ये हमारा पश्चिमी सिंहभूम है। क्लियर हुआ कि नहीं? और यही से क्षेत्र में क्या आएंगे भैया, तो ये हमारे हो जनजाति के लोग इसी तरफ निवास करते हैं। सर यही तीनों जिला को मिला करके ही तो एक परमंडल बना है। बिल्कुल भाई साहब, आपने सही पकड़ा, उसी का नाम क्या है सर, कोल्हान परमंडल है। क्या है? कोल्हान परमंडल है। सर कोल्हान परमंडल का मुख्यालय भी बता दीजिए लगे हाथ, तो भैया लगे हाथ बता देते हैं, चाईबासा है। क्या है? चाईबासा है। सर ये भी हमने क्लियर करा दिए हैं। क्लियर कराए हैं कि नहीं भैया? मैप वाला सेक्शन में जाइएगा, सारा जिला और सारा परमंडल को हम आपके दिमागवा में सेट करा दिए हैं, कोई लफड़ा होगा ही नहीं। तो हमने क्या देख लिया कि हो जनजाति का संकेंद्रण किधर है, तो सरायकेला का क्षेत्र में, पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र में और पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र में है भैया। क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए सर आगे बढ़िए। अब हम यहां से बात करने वाले हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, देखेंगे कि हो जनजाति का राजनीतिक पकड़ किस प्रकार का है, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार का है। क्वेश्चनवा पूछेगा कि नहीं? बिल्कुल पूछेगा सर। पहला क्या है, हम पहला पॉइंट में देखेंगे कि हो जनजाति मुंडाओं से ही प्रभावित है। किससे सर? मुंडा से। यानी कि इससे पहले हमने सेशन कर लिया है, मुंडा का राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सब चीज देख लिए हैं भैया। देख लीजिएगा जाकर के कैसा उसका व्यवस्था है, और जो ऑलरेडी मुंडा है उनको पता होगा, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से सारा पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल सर, आगे चलिए। हमने कहा हो जनजाति क्या है सर, वो मुंडाओं से ही प्रभावित है। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारा चीज क्या है, मुंडा का ही कॉपी किए होंगे कि नहीं? बिल्कुल किए होंगे। आगे देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था के तहत देखेंगे तो ग्राम प्रधान को ही क्या कहते हैं, मुंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान को हम लोग मुंडा कहते हैं। और मुंडा जनजाति में भी क्या कहा जा रहा था, ग्राम प्रधान को मुंडा ही कह रहे थे। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हुआ। लेकिन सर एक मुंडा का सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। और सहायक को कहते हैं डाकुआ। क्या कहते हैं? डाकुआ। ये डाकू नहीं है भाई साहब, आप डाकू नहीं समझ लीजिएगा कि चोर लुटेरा डाकू, वो नहीं। यह डाकुआ क्या है, जो मुंडा का सहयोगी होता है। किसका सहयोगी सर? मुंडा का सहयोगी। किसका सहयोगी? मुंडा का सहयोगी। क्लियर करते जाइएगा। मुंडा के सहयोगी को हम लोग क्या कह दिए? डाकुआ कह दिए। और गांव के प्रधान जो होते हैं हो समाज में, उसको क्या कहते हैं सर? मुंडा कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया था। और मुंडा को मदद करने वाला डाकुआ हो गया। क्या हो गया? डाकुआ हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट आप देखिए, 7 से 12 गांवों को मिला दिया जाता है। क्या है? 7 से 12 गांवों को एक ग्रुप बना दिया जाता है, और उसी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? समूह बन जाता है, जिसे पीर या परहा कहते हैं। क्या कह देते हैं सर? पीर बन गया या तो परहा बन गया। क्या बन गया सर? पीर या परहा बन गया। अरे भाई साहब, हमने कहा क्या कि 7 से 12 गांवों को मिला दिया जाता है, एक समूह बना दिया जाता है, आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और पूरे 7 से 12 गांवों के समूह को ही हम लोग क्या कह देते हैं? पीर कह देते हैं या परहा कह देते हैं। कोई दिक्कत हुआ जी? पीर कहते हैं या परहा कह देते हैं। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया। आगे चलिए, जिसका प्रमुख भी होगा कि नहीं? अरे गांव का प्रमुख हुआ तो पीर और परहा का प्रमुख नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। एक छोटे से आप गांव में देख लीजिए, गांव में क्या है, घर घर मिल करके एक गांव बन जाता है, बनता है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा सर, घर में क्या होता है? एक परिवार कहते हैं, और परिवार में भी तो प्रधान होता है कि नहीं? आपके घर के गार्जियन हो सकते हैं, आपके पिताजी होंगे, दादाजी होंगे, तो वो घर के प्रधान हैं। वैसे ही ग्राम का प्रधान है, वैसे ही परहा का, पीर का भी प्रधान होगा कि नहीं? 7 से 12 गांव को मिला करके एक प्रधान होते हैं, प्रमुख होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मानकी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मानकी कहते हैं। क्या कह दिए हमने? मानकी कह दिया। आगे देख लीजिए, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, इसी को कह दिए। क्या कह दिए सर? इसी को हमने क्या कह दिया? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। यानी कि शॉर्ट में आप देख लीजिए, गांव जो होता है हो जनजाति का, और गांव का जो प्रधान होता है, उसको हम लोग मुंडा कहते हैं। बिल्कुल सर। और मुंडा का जो सहयोगी हो गया, उसको डाकुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? डाकुआ कहते हैं। क्लियर हुआ। अब हमने कहा कि 7 से 12 गांव को आपस में क्या करते हैं? एक समूह बना देते हैं, जोड़ देते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीर कहते हैं या परहा कहते हैं। क्लियर हुआ।
पीर या परहा कहते हैं। और जैसे ही वो पीर या परहा बन गया तो उसका एक प्रमुख होगा और उस प्रमुख को क्या कह देंगे सर? मानकी कह देंगे। क्या कह देंगे? मानकी कह देंगे। यानी कि आप ऐसे याद रखिएगा, 5 से 7 से 12 गांव का मान रखने वाला को ही मानकी कहते हैं। मान यानी इज्जत प्रतिष्ठा, इज्जत और प्रतिष्ठा रखने वाले को ही हम क्या कहेंगे? मानकी कहेंगे। और यहां से हमने क्या देखा? गांव में मुंडा और पूरे 7 से 12 गांव मिला करके जो बना पीर, उसका क्या हो गया? मानकी। तो मुंडा और मानकी दोनों लोग आपस में क्या है? समन्वय करके राजनीतिक व्यवस्था को संभालते हैं। गांव का कोई प्रॉब्लम है तो वो मानकी तक पहुंचाएंगे, कौन? मुंडा। और दोनों लोग मिल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसीलिए इस शासन व्यवस्था को हम लोग प्यार से क्या कह दिए? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। क्या कहेंगे? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। कोई झमेला नहीं। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था ही क्या है? इसका रूप है। किसका सर? राजनीतिक व्यवस्था का रूप है। क्लियर हो गया ना? चलिए अब हम देखेंगे सामाजिक दृष्टिकोण से कि समाज किस प्रकार का है हो जनजाति का। क्या है भाई? समाज किस प्रकार का है हो जनजाति का, उसके बारे में हम देखते हैं। पहला देख लीजिए, बोल रहा है कि हो जनजाति 80 से अधिक गोत्र में विभाजित हैं। कितने गोत्र भैया? 80 से ज्यादा गोत्र में विभाजित है। हमने सभी का गोत्र भी देख लिए हैं। हाँ, 340 गोत्र किसमें है सर? मुंडा में है। कितना है? 340 गोत्र में है। और ये हो जनजाति में कितना गोत्र है? तो 80 गोत्र है। कितना है? 80 गोत्र है। आप याद रखिएगा। याद कैसे रहेगा? तो सर हो को आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि नहीं? एच वो। तो भैया एच जो है ना, इसको आसानी से 8 बना दिया जा सकता है कि नहीं? और ये तो एच वो 0 तो है ही। तो भैया 80 ऐसे ही याद रखिएगा। जैसे ही हो जनजाति आएगा आप हो को अंग्रेजी में लिखने का कोशिश करिएगा। अच्छा, वो घड़ी कौन कौन पहने हैं जी? जो ऐसे ही टाइम लिखा जाता था, ऐसे एकदम घुमा वाला, ऐसे ही 8 ऐसे ही रहेगा। फिर 9 लिखना रहेगा तो क्या रहेगा? एकदम सीधा रहेगा। क्या रहेगा? ऐसे रहेगा। ठीक है। 7 रहेगा तो ऐसे रहेगा। ठीक है। और 6 रहेगा तो ऐसे वाला रहेगा। तो भैया ऐसे ही आप याद कर लीजिएगा। हो है एच वो लिखते हैं हम, याद करने के लिए बता दिए। गोत्र पूछ दिया जाता है, कितना गोत्र होगा? 80 गो गोत्र होगा भाई साहब, जिसमें से बोदरा आएगा, बारला आएगा, बाल मुचू आएगा और क्या है? अंगारिया आएगा। ये सब क्या है? मुख्य है। और मुख्य के बारे में पूछा जाता है। सब तो 80 को नहीं पूछा जाएगा। तो बोदरा, बारला, बाल मुचू और अंगारिया इसका क्या है? मुख्य गोत्र है भाई, याद रखिएगा। आगे दूसरा प्रश्न है, दूसरा पॉइंट इसका है, बोला है आरंभ में यह जनजाति क्या था? मातृसत्तात्मक था। यानी कि सर मातृसत्तात्मक कहने का अर्थ क्या है? घर की प्रधान महिलाएं होती थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि भैया महिला ही क्या करती थी? अपने घर की सारी व्यवस्थाओं को चलाती थी। पुरुष क्या है? पुरुष को उतना जिम्मेवारी नहीं था। तो भाई मातृसत्तात्मक थी, पहले ही थी। लेकिन परंतु धीरे धीरे देखेंगे तो इसका रूपांतरण होकर के पितृसत्तात्मक हो गया। यानी कि अब पिता प्रधान बनने लगे। घर का क्या होने लगे? अब पिता ही प्रधान होने लगे। घर का सारा देख रेख, सारा चीज मैनेजमेंट करना किसका काम हो गया? अब पिता का। लेकिन पहले कौन कर रही थी? माताएं कह रही थी, महिलाएं कर रही थी। ये क्लियर हुआ कि नहीं? किसमें सर? हो में होता है। क्लियर हो गया। तीसरा प्रश्न है सगोत्रीय विवाह, यानी कि एक गोत्र में विवाह जो है ना निषेध है। अच्छा, ये एक चीज क्लियर करिएगा, अधिकतर जनजाति में सगोत्रीय विवाह नहीं होता है। यानी कि यदि आप एक ही गोत्र से हैं, यदि आप बोदरा से हैं और कहेंगे बोदरा से ही शादी कर ले, भैया नहीं होगा। ये अपराध माना जाता है, इस पर निषेध लगा हुआ है। तो सगोत्रीय विवाह क्या याद रखिएगा? निषेध होता है। लेकिन बहु विवाह का प्रचलन है। क्या है सर? बहु विवाह, यानी कि बहुत सारा विवाह कर सकते हैं। क्या भाई? 1 से 2 विवाह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका प्रचलन है। और क्या है? ममेरे भाई तथा बहन की शादी को प्राथमिकता दी जाती है। ममेरे भाई और बहन से शादी हो सकता है, ऐसा बात है। चौथा क्या है सर? हो जनजाति में 5 प्रकार के विवाह का प्रचलन है। कितना? 5 प्रकार का ज्यादा प्रचलित विवाह है। किसमें सर? हो जनजाति में। कितना प्रकार? 5 प्रकार का विवाह हो जनजाति में ज्यादा प्रचलित है। कौन कौन सा है सर? सर्वाधिक जो प्रचलित विवाह है वो क्या है? आंधी विवाह है। क्या है सर? आंधी विवाह है। ये आंधी मत समझिएगा कि सर आंधी विवाह यानी विवाह करने के बाद तो आंधी तूफान आइए जाता है। तो यहाँ क्या सर नामे रख दिया आंधी विवाह? क्या भाई साहब, ये आंधी विवाह है। वो आंधी आप नहीं समझिए, तूफान नहीं समझिए, भोकाल नहीं समझिए कि शादी ब्याह होने के बाद जिंदगी में तो आंधी और तूफान और तबाह तो आइए जाता है, वैसा वाला नहीं। ये आंधी विवाह है। क्या है? आंधी विवाह है, जिसमें क्या होता है? वर विवाह का प्रस्ताव लेकर के वधू घर जाते हैं। यानी कि क्या है?
वर जो है विवाह का प्रस्ताव लेकर के जाएगा, यानी कि दूल्हा क्या है, दूल्हा दूल्हा क्या करेगा सर, विवाह का प्रस्ताव कि हम आपकी बेटी से ब्याह करना चाहते हैं। क्या करेगा, लड़का जो है अपना प्रस्ताव लेकर के जाएगा कि हम आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। वधू के घर जाता है, कहां जाता है सर, लड़की के घर जाता है। कौन जाता है, लड़का जाता है कि हम आपकी बेटी को हाथ थामना चाहते हैं, हम आपका बेटी से विवाह करना चाहते हैं, ये कहते हुए जाता है। किस प्रकार के विवाह में, आंधी विवाह में जाते हैं। और वो लड़का उसके घर गया, वहां से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तो भैया मामला सेट हो गया। क्या हुआ, मामला सेट हो गया, एकदम डन हो गया, एकदम नीट हो गया, क्लीन हो गया। भैया कोई टेंशन नहीं, विवाह हो करके रहेगा, धूमधाम से विवाह होगा। और देखिए ये तो आंधी विवाह देखनी है, अन्य विवाह भी कौन कौन सा है सर, तो अन्य विवाह भी है, आपको हम बतला ही देते हैं। देखिए भैया एक तो हमने देख लिया है, और भी विवाह है, प्रचलित विवाह है। क्या क्या है सर, देखिए दूसरा दीकू आंधी है। पहला हमने देखा आंधी विवाह, आंधी उसी को कहते हैं, विवाह को ही ध्यान रखिएगा। तो दीकू क्या है, दीकू आंधी में दीकू विवाह हो गया। इसमें क्या होता है सर, इस प्रकार के विवाह में तो बोल रहा है गैर जनजातीय परंपरा के साथ विवाह हो जाता है, यानी कि दूसरे जो जनजाति है ना, उसका जो परंपरा है उसको फॉलो कर लिया जाता है और उसके अनुसार से विवाह कर लिया जाता है। चलो भैया विवाह है करना है जी, कोनो भी तरीका अपनाइए, विवाह हो जाना चाहिए, बस खत्म कहानी। लड़का और लड़की का सेटलमेंट हो जाना चाहिए, हो गया कहानी। अब प्रोसेस वहां पे कुछ अपना लीजिए, क्या मतलब है? आजकल तो एकदम शॉर्ट विवाह करता है, भैया लेके भाग गया मंदिर में जाकर, खाली सिंदूर दान कर दिया, विवाह हो गया। क्या हुआ, विवाह हो गया। और आज से हम लोग पति पत्नी होंगे, वीडियो बना के भी डाल देता कि नहीं, आज से हम और लखन दोनों पत्नी पत्नी बन गए हैं, कोई दुनिया वाला से कोई मतलब नहीं है, हम लोग खुशी रहना चाहते हैं, हम लोग को जीने दीजिए, हम लोग को मौज मस्ती करने दीजिए, हम लोग को ऐसे ही रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम नो टेंशन। ये क्या हो गया, शॉर्ट विवाह हो गया, शादी कर लिया, सिंदूर दे के, खत्म कहानी। लेकिन यहाँ पे क्या है, गैर जनजातीय परंपरा के साथ क्या होता है, विवाह हो जाता है। दूसरा है अंडी, या फिर उसी को कहते हैं ओपोरतिपी। क्या कहते हैं, ओपोरतिपी या फिर अंडी कहते हैं। इसमें क्या होगा सर, तो कन्या का हरण करके विवाह कर लिया जाता है। हे प्रभु, रावण राज्य आ गया क्या, किसी और की कन्या को नहीं, किसी लड़की को क्या करता है, यहां से भैया किसी लड़की का हरण करके क्या कर देता है, वो विवाह कर लेता है। यानी आपको कोई मोहल्ला वाली पसंद आ गई, दिल आ गया आपका किसी मोहल्ला वाली लड़की पर, तो आप क्या करेंगे, उस लड़की का ही हरण कर लेंगे, किडनैपिंग कर लेंगे, लेके भाग जाएंगे, फरार हो जाएंगे, ब्याह कर लेंगे और कहेंगे फोन करके कि हमने दोनों विवाह कर लिए हैं। अब आपसे कोई मतलब नहीं है, घर परिवार वाले से मतलब नहीं है, हम लोग खुशी के साथ जीना चाहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा भैया, ये कहलाएगा ओपोरतिपी कहलाता है। क्या कहलाता है, ओपोरतिपी कहलाता है, जिसमें कन्या को लेके फरार हो जाता है और हरण करके विवाह कर लेता है। ये सब लड़का लड़की का कमाल। आजकल ये ज्यादा विवाह होता है भैया, सोशल मीडिया से प्यार हो गया और लेके फरार हो गया। तीसरा देखिए राजी खुशी विवाह होता है। सबसे बढ़िया विवाह क्या है, राजी खुशी विवाह है। आप भी मजे में हैं, हम भी मजे में हैं, आपका ही पसंद मेरा भी पसंद, भैया लव मैरिज इसी को कहते हैं। क्या कहेंगे, लव मैरिज इसी को कहेंगे। प्यार मोहब्बत चला 4-5 साल से, उसके बाद दोनों लोग क्या कहा, हम लोग विवाह करना चाहते हैं, घर से मना लिया, लड़की भी अपने माए बाप को मना लिया, लड़का भी माए बाप को मना लिया, अच्छी राजी खुशी से विवाह कर लिया कि चलो ठीक है भाई साहब, चलो लड़का लड़की जब राजी है तो क्या कहेगा, क्या करेगा पिताजी, कहते कि नहीं। बड़ी प्रचलन कहावत है कि लड़का लड़की राजी तो क्या करेंगे पिताजी, यहां भी वही कहा जाता है, लड़का लड़की राजी हो गया, चलो भैया कोई दिक्कत नहीं। प्रेम विवाह को क्या कहते हैं, राजी खुशी विवाह। और हो जनजाति में राजी खुशी विवाह होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, आंदेर विवाह। क्या है, आंदेर विवाह। इसमें क्या होगा सर, तो वधू द्वारा वर के यहाँ क्या है, बलपूर्वक रहना होता है। क्या होता है, जब तक कि शादी ना हो जाए, क्या ना हो जाए भाई साहब, ये बड़ा गजब का एक हिस्सा है, किस्सा है कि विवाह है सर, बड़ा गजब का विवाह है भाई साहब। यहाँ पे क्या होता है, लड़की लड़का के घर बाय जबरन आकर के रहने लगती है और उसका एक ही डिमांड होता है कि हम ये घरवा का चौखट तब तक हम नहीं पार करेंगे, यानी कि बाहर नहीं जाएंगे जब तक हमारा ब्याह ये लड़का से ना हो जाए, ये छोरा से ब्याह ना हो जाए। भैया ये बड़ा समस्या वाला बात हो जाता होगा। आप समझिए कि आपके घर में कोई लड़की आके जबरदस्ती रहने लगे, बोलेगा नहीं
हम ही लड़का से ब्याह करना चाहते हैं, नहीं जब तक ब्याह होगा तब तक एक घर से जाएंगे ही नहीं, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं सब कुछ करेंगे। भैया ये तो परेशानी में डाल देगा। क्या करेगा? परेशानी में डाल देगा। और इसी प्रकार के विवाह को कहते हैं आंधेर विवाह। क्या कहते हैं? आंधेर विवाह कहते हैं। और हो जनजाति में ये बड़ा फेमस है भैया। आंधेर विवाह होता है वधू यानी कि लड़की के द्वारा क्या होता है, बलपूर्वक लड़के के घर में जाकर के रहने लगती है, और जब तक उसका डिमांड पूरा नहीं होता है, यानी कि उस लड़का से विवाह नहीं हो जाता है, वो घर वह छोड़ेगा ही नहीं, यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे जब तक ब्याह नहीं होगा। तो भैया ये है। आगे पॉइंट देखते हैं, पांचवा क्या है, युवा गिरह के बारे में देखेंगे। युवा गिरह सभी जनजाति में मुख्यतः देखा जाता है, और इसमें हो जनजाति में भी युवा गिरह है। उसको क्या कहते हैं सर? गितियोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? गितियोड़ा कहते हैं युवा गिरह। सर युवा गिरह आखिर होता क्या है, ये हमने बताया है क्या? बिल्कुल बता दिया है भैया। युवा गिरह एक जगह होता है, प्लेस होता है, निर्धारित किया जाता है, जहां पे युवा और युवतियों को ट्रेनिंग दिया जाता है। उस जनजाति से संबंधित जो ट्रेनिंग होता है कि किस प्रकार का हमारा सभ्यता है, संस्कृति है, कुछ बजाने के लिए, कुछ गाने के लिए, कुछ कला जो होता है वो दिखाने के लिए, लाठी चलाने के लिए, तलवार चलाने के लिए, भाला चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। गितियोड़ा उसी को कहते हैं। युवा गिरह जो हो में होता है उसका नाम गितियोड़ा होता है। जहां पे क्या होगा, अस्त्र शस्त्र चलाने सिखाया जाएगा, वाद्य यंत्र को भी बजाने के लिए भी सिखाया जाता है। हो जनजाति में गितियोड़ा कहा जाता है, याद रखिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से हम देख लें क्या भैया? आर्थिक दृष्टिकोण से भी देख लेते हैं। बड़ा जबरदस्त जनजाति है जी, बड़ा जबरदस्त है, एकदम दिलदार जनजाति है। क्या है? आर्थिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं। सर आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो क्या क्या पता चलेगा, अभी देख लीजिए कैसा इसका आर्थिक दृष्टिकोण है। यानी कि हम क्या देखेंगे, हो जनजाति के लोगों का आर्थिक स्थिति क्या है, किस प्रकार से ये कमाते हैं, क्या खाते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, क्या है इसका स्थिति देखते हैं। पहला चीज आप ध्यान रखिएगा कि हो जनजाति का प्रमुख जो पैसा है ना, पैसा यानी कि काम धंधा क्या है, वो कृषि है। क्या है? कृषि कार्य ज्यादा करते हैं हो जनजाति के लोग, यानी कि खेती गृहस्थी में ही क्या है, अपना जीवन यापन करते हैं, खेती करते हैं, खाते हैं, वही रहते हैं, और वैसे ही इनका जीवन यापन होता है। दूसरा क्या है सर? तो इली इनका जो है प्रमुख पेय पदार्थ है। क्या है भैया? इली है। क्या है? इली। अच्छा इमली है क्या सर? नहीं भैया, ये इली है और ये पेय पदार्थ है, दारू वगैरह है क्या? तो भाई उसी तरह का ये होता है, पेय पदार्थ होता है। हम तो डिटेल नहीं कह सकते हैं, क्या कि हम तो लिए नहीं है, देखे नहीं है भैया। जिसे क्या है, देवी देवताओं पर भी चढ़ाया जाता है। यानी कि इली ऐसा एक पेय पदार्थ है हो जनजाति के लिए जो पीते भी हैं, प्रमुख पेय पदार्थ भी है, और उसी को देवी देवता को भी समर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। यानी कि इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग यदि कोई हैं तो बताइए क्या होता है भैया इली, हमको भी पता नहीं है। चलिए तीसरा क्या है, ये अपने भूमियों को 3 श्रेणी में बांटते हैं। हमने कहा सर हो जनजाति के लोग कृषि करते हैं। क्या कहा? हो जनजाति के लोग कृषि करते हैं। तो कृषि करते हैं तो जगह जमीन होगा ना भाई, खेत बाड़ी होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। उसको 3 हिस्सों में बांटा है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। पहला जो होता है वो बेड़ो होता है। क्या होता है? बेड़ो होता है, जो अधिक उपजाऊ होता है। अच्छा इसी को कहते हैं गहरा खेत। क्या कहते हैं जी? गहरा खेत कहते हैं। कितना लोग जानते हैं बताइए? गहरा खेत जिसमें धान होता है, बहुत अच्छा धान होता है। गहरा खेत अधिक उपजाऊ जमीन होता है, यहाँ धान की खेती होगा ही होगा और अच्छा पैदावार देगा। दूसरा होता है बायद खेत। कहते हैं कि नहीं? बदिया कोई हमार बदिया में रोक दिलियो तो बाद खेत हो गया। तो दूसरे श्रेणी में क्या है? वादी कहते हैं, धान की खेती के लिए उपयुक्त तो होता है। ध्यान रखिएगा ये पहले ही धान हो जाता है इसमें, कम पानी में भी। आगे क्या है? गोड़ा होता है, जो गोड़ा में क्या देखते हैं, मोटे अनाज के लिए उपयुक्त तो होता है। यानी टंडिया देने सर जहां मकई वगैरह रोप देते हैं वही है क्या? बिल्कुल भैया वही है, जिसको गोड़ा कहते हैं और मोटे अनाज के लिए उपयुक्त तो होता है। तो श्रेणी का क्रम हमने देख लिया। क्या? पहला गोड़ा जो टंडिया तने होता है, कहीं भी कुछ लगा दीजिए वहां हो जाएगा, मोटा अनाज हो जाता है। दूसरा हमने क्या देखा? बाद देखा, जो कम पानी में भी वहां उपजाऊ होता है, धान की खेती के लिए ज्यादा। तीसरा हमने क्या देखा सर? तीसरा यही देखें बेड़ो, जो अधिक उपजाऊ भूमि होता है, जहां पे गहरा भी इसको ऐसे आम भाषा में कहा जाता है। तो भैया ये क्या हो गया? खेती ज्यादा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं बेड़ो। चलिए ये क्लियर हुआ। आगे आ जाइए। आगे क्या है सर? तो हम देखेंगे धार्मिक दृष्टिकोण से। क्या देखेंगे?
धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे कि आखिर हो जनजाति का धार्मिक स्थिति क्या है, भगवान को मानते हैं कि नहीं, है कि नहीं, किस भगवान को मानते हैं और किस प्रकार से इनका पूजा पाठ होता है, किस प्रकार से ये भगवान से जुड़े हुए हैं। भाई साहब चलिए देखते हैं। बोला गया है कि हो जनजाति के सर्व प्रमुख जो देवता होते हैं वो सिंह बोंगा होते हैं। कौन होंगे सर? सिंह बोंगा तो कहीं जनजाति में हम देखते आ रहे हैं भैया, ये अधिकतर जनजाति में है सिंह बोंगा प्रमुख देवता के रूप में, याद रखिएगा, क्लियर हो जाएगा। परंतु साथ ही कहीं अन्य देवी देवताओं का भी प्रचलन है। क्या है भैया? और भी देवी देवता हैं, लेकिन प्रमुख देवी देवता जो है उनका नाम क्या है? सिंह बोंगा है सर। क्या नाम है? सिंह बोंगा है। अब यहां से हम लोग देखते हैं पहला जो अन्य देवी देवता में नाम है वो क्या है? पाहुई बोंगा है। क्या है? पाहुई बोंगा है। और ये कौन देवता है सर? तो ग्राम देवता है। क्या है? ग्राम देवता है पाहुई बोंगा, याद रखिएगा। दूसरा क्या है? ओरी बोडोम। क्या है? ओरी बोडोम है और ये पृथ्वी देवता हैं। ये अपने भाषा में इन लोग नाम रखते हैं, इसीलिए आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन भाई कोई दिक्कत नहीं है। ओरी बोडोम जो है वो पृथ्वी देवता होते हैं। अच्छा, मरांग बुरु ये क्लियर है सर। मरांग यानी कि हम लोग जानते हैं पहाड़ी, और बुरु मतलब देवता होता है, तो भैया पहाड़ का देवता हो जाएंगे कौन? मरांग बुरु। क्या हो जाएंगे? मरांग बुरु। क्लियर हुआ? अच्छा सर, चौथा बताइए, दसाउली बोंगा जो होते हैं ना, दसाउली बोंगा वो वर्षा का देवता होते हैं। कौन होते हैं? वर्षा का देवता को इन लोग दसाउली बोंगा मानते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल सर। तो हमने देख लिया प्रमुख देवता के बारे में। अब हम देखते हैं आगे क्या। तो आगे आपको यहां से देख लेना है क्या है सर। आगे हो जनजाति के लोग सूर्य, चंद्रमा, नदी, दुर्गा, काली, हनुमान के क्या है? हनुमान के भी उपासक होते हैं। क्या होते हैं सर? ये तो अपना देवी देवता को मानते ही हैं, बिल्कुल सर, लेकिन उसके अलावा सूर्य भगवान को भी मानते हैं, चंद्रमा को भी मानते हैं, नदी को भी, अच्छा सर दुर्गा को भी, बिल्कुल दुर्गा को भी, काली को भी और हनुमान को भी उपासक हैं, यानी कि इन लोग का भी पूजा करते हैं। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सर, ये भगवान को भी मानते हैं जो वैसे ऑलरेडी सभी लोग मानते हैं, उस प्रकार से ये भी मानते हैं। क्लियर हो गया सर। इसके अलावा सर सिर्फ भगवान को ही मानते हैं क्या? नहीं भाई साहब, भूत प्रेत भी मानते हैं, टोना टोटका पर भी विश्वास करते हैं, यानी सर सब इसमें भी होता है क्या? बिल्कुल भैया, भूत से भी डरते हैं। अरे भूत आ गया, 12 बजे रतिया कोई निकला, अब ऐसे ही पता चल रही कहीं से आवाज आ गया अचानक से, आदमी तो डर जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा, अरे भैया ये क्या हुआ? नहीं भूत था। क्या था? भूत था। और भाई इतना डर जाएगा कि कहने काम नहीं। अच्छा, सबसे मजा तो तब आता है जब कोई आपको कह दे भाई साहब वो जगहिया पर भूत रहता है या वो पेड़वा के पास भूत रहता है। भाई साहब आपके मायने में बैठा हुआ रहेगा, और मान लीजिए अचानक से कभी रात में आप अकेले सफर कर रहे हो और वही रास्ता से जा रहे हो, तो भाई साहब आपको तो रास्ता में पता नहीं रहेगा, लेकिन उस जगह पर जैसे ही आप आने वाले होते हैं आपको रिमाइंड हो जाता है, अरे फलाना बोला था ये पेड़वा में भूत रहता है। अरे आप क्या है, सतर्क हो जाते हैं, और जैसे ही उस पेड़ से गुजरने वाले होते हैं आप एकदम भगवान का नाम जय श्री राम जय श्री राम, जय बजरंग बली करते हुए पार होते हैं, और पता चलता है कि थोड़ा सा भी कहीं से आवाज आया आपका हालत खराब हो जाता है, आपका पेंट भी गीला हो सकता है। भैया ये डर होता है। क्यों? आपका माइंड में बैठा हुआ है कि फलना बोला था ये पेड़वा में भूत रहता है, इसीलिए। अब भैया जिसको नहीं पता है वो 10 बजे 12 बजे रात भी उसी रोड में गुजरेगा ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये मान्यता भी होता है भैया, भूत प्रेत टोना टोटका सब टोटका भी कर देता है, जहां चौराहा देखा वहां जाके फेंक देगा भैया कुछ साड़ी फेंक दिया, कुछ फेंक दिया, झाड़ू वगैरह फेंक देता है, क्या क्या मानता है लोग। वैसे ही क्या है, टोना टोटका पर भी विश्वास करते हैं, याद रखिएगा। आगे देवरी जो है ना भैया, ये आप याद रखिएगा, देवरी इसका पुरोहित होता है। देवरी क्या है? पुरोहित को कहते हैं। और ये क्या करते हैं? धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न कराते हैं, यानी कथा करना हो, कुछ प्रवचन करना हो, या फिर आपको क्या है कुछ और उपासना करना हो घर वगैरह में, तो उसके लिए कौन काम आते हैं? तो देवरी काम आते हैं, जिसको क्या है ये पुरोहित होते हैं भैया। पहाड़े पुरोहित कहते हैं ना, उसी प्रकार से पुरोहित होते हैं, उसको देवरी कहते हैं। और यही जाकर के सारा धार्मिक कार्य करते हैं, जितना भी धार्मिक अनुष्ठान होगा वो सारा कुछ कौन करेंगे? देवरी करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए सर,
ये तो हमने देख लिया, क्या देख लिया सर? धार्मिक स्थिति। अब हम देखते हैं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कि इनका संस्कृति किस प्रकार का है। क्या है? संस्कृति किस प्रकार का है? कहते हैं ना कि अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखना चाहिए। जो चलते आ रहा है दादा परदादा से, उसको निभाना चाहिए भैया, उसको संजो करके रखना चाहिए। ऐसा ना है कि आजकल के देखेंगे कि आदमी क्या है, मॉडर्न बन रहा है, और मॉडर्न के चलते में जितना भी सारा सभ्यता संस्कृति था, अपना दादा परदादा का दिया हुआ गुण था, सब धो के बैठ गया है और सब खा के बैठ गया है। और आजकल की लड़किन तो हद कर देती है, अगर ब्याह हो गया आप देखेंगे सब जगह अंग्रेजी छाटले घूमेगा, अपना भाषा, अपना सभ्यता, अपना संस्कृति के तनको ख्याल नहीं, बस वो अपना क्या है, चेहरा चमकावे में और अपना थोड़ा सा एबिलिटी दिखाने में लगल रहती है, अंग्रेजी झाड़ले घूमेगी। तो भाई साहब सभ्यता संस्कृति को बेच के खा गई। उसको गोबर उठाने बोल देगा कोई, है दैया ये गोबर उठाएंगे, ये छी क्या है जी, व्हाट इज दिस, आई डोंट डू दिस टाइप ऑफ वर्क। तो भैया मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करती हूं इस प्रकार का काम, ऐसे कह के निकल जाएगी और करेगी नहीं। क्यों? पता चलता है कि नहीं भैया हम पढ़ल लिखल लड़की ही, ये सब काम करे खातिर नहीं की नहीं, बाप हमर बियाह यहाँ ये काम करे खातिर नहीं कर ले बानी, बाप हमर बियाह कर ले बानी कि बेटी यहाँ से सुख से रहो, एसी के हवा खाओ, एकदम टीवी देख के दिन बिताओ, खाना बनन मिलो, एक लेके विवाह कर ले बानी। भाई साहब एकर लेके विवाह कर ले बानी तो वैसने तो मिली, लेकिन गांव में की है, गांव में ये सब सुविधा ना मिली, गांव में कुछ कामों करे परी, ये बात के ध्यान रखे के है। चलिए सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हम देख लेते हैं कि भैया हो जनजाति का क्या है। तो पहला क्या है, इनके गांवों के बीच में एक अखड़ा होता है। क्या होता है? अखड़ा होता है, जिसको अखाड़ा भी कहते हैं। अखड़ा होता है कहां पे सर? गांव के बीच में होता है, जिसे क्या कहते हैं, तुरतुण कहते हैं। क्या कहते हैं? तुरतुण। इसके अपने भाषा में होता है, ध्यान रखिएगा, तुरतुण कहते हैं। अखाड़ा को हम लोग क्या कहते हैं? तुरतुण। क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर कि हो जनजाति के गांव के बीच में जो अखाड़ा होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो तुरतुण याद रखिएगा। यहाँ पे नाच गान होगा। क्या होगा अखाड़ा में? नाच गान होगा, मनोरंजन होगा, प्रशिक्षण होगा, सारी व्यवस्थाएं होगी। यानी कि जो भी चीजें कार्यक्रम के रूप में कराया जाता है वो कहाँ संपन्न होगा सर? अखड़ा में होगा। कहाँ संपन्न होगा? वो अखड़ा में संपन्न होता है, ध्यान रखिएगा। और अखड़ा को ही क्या कहते हैं? तुरतुंड कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट, इसके घर के एक कोने में क्या होते हैं? आदिंग स्थल होता है। क्या होता है? आदिंग स्थल होता है। कहां पे होता है सर? घर के किसी भी कोने में होता है, जो पूर्वजों का पवित्र स्थान माना जाता है। जैसे पूर्वज जो सिधार गए, स्वर्ग सिधार गए, मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनके लिए एक जगह निर्धारित किया जाता है कि आखिर वो दुनिया को छोड़ करके चले गए, इतना सारा संपत्ति वगैरह सब दे के गए हैं, तो क्या उसके लिए थोड़ा सा भी हम जगह नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। इसीलिए उसके घर में किसी कोने में एक जगह को निर्धारित किया जाता है जो आदिंग स्थल के रूप में जाना जाता है, और वही पूर्वजों के पवित्र स्थान भी माना जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलेगा आदिंग स्थल क्या है हो जनजाति के दृष्टिकोण से? तो आदिंग स्थल क्या है? पूर्वजों का एक पवित्र स्थान होता है जो घर में होता है। क्लियर हुआ सर? अगला पॉइंट के साथ आप लेकर के चलिए। पॉइंट नंबर तीसरा क्या है? इस जनजाति के लोगों का सामान्य जो है मूछ दाढ़ी नहीं होते हैं। पूछा जाएगा क्या सर? मूछ दाढ़ी इन लोगों का नहीं होता है। सर महिलाओं का नहीं होता है कि पुरुष में नहीं होता है? मुख्यतः देखा जाता है कि पुरुषों में भी मूछ दाढ़ी नहीं होता है। तो याद रखिएगा, हो में मूछ दाढ़ी नहीं हो वो है। ठीक है। चौथा नंबर में आप देखेंगे तो इस जनजाति का सबसे प्रमुख जो त्योहार होता है वो माघे होता है। त्योहार के बारे में बोला है सर, माघे इसका प्रमुख त्योहार होगा। क्या होगा? माघे। सर माघे माघ महीना में होता है क्या? भैया आपको कमेंट करके बता देना है, लेकिन माघे क्या है? हो जनजाति में होता है। इसके अलावा क्या है? बाहा पर्व जिसको कहते हैं, हेरो जो है, और क्या है? बताउली, ये सभी क्या है? साथ ही साथ दमुराई है, जोमनाया है, कोलोब है, ये प्रमुख पर्व है। क्या है? प्रमुख पर्व है। तो ये प्रमुख पर्व से नहीं पूछा जाता है। कभी कभी कुछ दे दिया कि बाहा पर्व क्या है, नहीं है, कौन सा पर्व किसके लिए है, पूछा आ जाता है, लेकिन रेयर केस में पूछा जाता है। तो इसको आप इग्नोर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई झमेला नहीं है। तो यहां से क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमने क्या देखा सर? हमने देख लिया है पूरा जो आज हो जनजाति है,
हो जनजाति का सारा चीज देखनी है, A to Z देखनी है कि कैसा उसका रहन सहन है, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से हो जनजाति को हमने क्या कर दिया, आज पूरा खत्म कर दिया। देख लिया है भैया, सारा चीजें देख लिया है, एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं छूटेगा। इसके बाद हम इससे ही रिलेटेड क्या है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन लेकर के आएंगे, जहां से सारा कुछ आपका क्लियर होते हुए चला जाएगा और मजा आ जाएगा, पढ़ने का आनंद भी आएगा और सारा कुछ आप आसानी से सीख भी जाएंगे। तो चलिए आज के इस सेशन में बस इतना ही। एक चीज और हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा एक ऐप है जिसका नाम है मिशन मंजिल। क्या है सर? मिशन मंजिल। बिल्कुल सर, मिशन मंजिल का ही नाम है, ऐप का नाम है। और इस ऐप को यदि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको बता दें कि यहां से आपको ऐप में भैया खोरठा का जो है ना, खोरठा का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। साथ ही साथ सर झारखंड जीके का मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा सर? झारखंड जीके का मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। आसानी से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फुल कोर्स मिल जाएगा। सर पैसा भी लगेगा? नहीं भैया, ये बिल्कुल फ्री में है। क्या है? बिल्कुल फ्री में है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। पीडीएफ वगैरह भी जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, ये जैसा कि अभी आप पढ़ाएं, ये सारा कुछ वहां पे मिल जाएगा फ्री में। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करने के साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। तो कोई झमेला, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा आपके साथ। तो चलिए, आप यदि दरोगा बनने का सपना देखे हैं तो अपने तैयारी को हमेशा मुकम्मल बनाते रहिए। जब भी समय मिले पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। हम लोग एक दिन अवश्य सफल होंगे। इसी कामना के साथ आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।